एक ऐसे एक्टर जिसके करियर पे टेररिस्ट होने का दाग लगा हो। एक ऐसे एक्टर जो अपनी मूवीज को लेके कम, अपने कंट्रोवर्सी को लेके ज्यादा रिलेवेंट रहता है। इस एक्टर ने इतनी ज्यादा मूवीज नहीं की जितने ज्यादा इसने रिलेशनशिप किए हैं। इस एक्टर में कौन सा एक इंजाम नहीं लगा, आप मुझे एक बार गिनवा के बता दो। इतना सब कुछ होने के बाद जिंदगी बर्बाद होने ही वाली थी कि तभी एक बायोपिक आती है। एक तरफ से ये कह लो कि एक वॉशिंग मशीन आती है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसने पूरी की पूरी इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बाबा की, यानी कि संजू बाबा की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी इलाके में हिंदुओं ने एक मस्जिद को तबाह कर दिया था। उसके बाद पूरे देश भर में अलग अलग जगह बहुत सारे राइट्स हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों को चुन चुन के मारा गया, जिसमें से सबसे ज्यादा भयानक मुंबई का 1993 का बम ब्लास्ट था। 12 मार्च 1993 को मुंबई की शेयर मार्केट की बिल्डिंग के नीचे दोपहर के टाइम एक 1:30 बजे एक कार पार्क होती है। जो कार बेसमेंट में पार्क हुई थी, उस कार में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा धमाका होता है, जिससे कि 84 लोगों की जान चली जाती है और करीब 225 लोग जख्मी हो गए थे। उस कार में आरडीएक्स रखी हुई थी और उसे एक टाइमर के जरिए उड़ा दिया गया। इसी घटना के 45 मिनट बाद मुंबई की मंडी में भी एक धमाका होता है, जिसमें कि 5 लोगों की जान चली जाती है और न जाने कितने लोग उसमें जख्मी होते हैं। इसी बम ब्लास्ट के बाद एक 15 मिनट बाद एक ऐसी जगह बम ब्लास्ट होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो था शिवसेना का भवन, यानी कि शिवसेना का हेडक्वार्टर। इस धमाके में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीबन 50 लोग इस चीज में जख्मी हुए। और भी मुंबई की काफी सारी जगह पे धमाके हुए थे, बस में तो कहीं पे, रेल में तो कहीं पे, कई सारी कॉलोनी में। एक के बाद एक मुंबई में 12 बार ब्लास्ट होने के बाद पूरा मुंबई डरा हुआ था। एक तरफ से ये समझ लो कि मुंबई पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। सीबीआई के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वार के बाद इसमें सबसे ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर देश के फाइनेंशियल कंडीशन पे इतना ज्यादा तगड़ा हमला हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उसे वहां पे रखा कैसे गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे आरडीएक्स आए कहाँ से। ऐसे कई सारे सवाल पुलिस और जनता के बीच में उनके दिमाग में भरे हुए थे। जिसके बाद शुरू होता है इस बम ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन। 12 मार्च 93 को यह ब्लास्ट हुआ और 15 मार्च 93 को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इस केस को लीड कर रहे थे डीसीपी राकेश मरिया। राकेश मरिया जी और इनकी टीम पूरी लग जाती है काम पे, जिसके बाद इन्हें एक जगह से खबर मिलती है कि बाबा मूसा नाम का एक आदमी था जिसने कि सारे के सारे वेपन स्टोर किए थे, और इतना ही नहीं, उसी ने ये सारे के सारे वेपन डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, जो कि इस अटैक में काम आए थे। राकेश मरिया जी ने तुरंत अपनी टीम को ये बात बता के मूसा चौहान को अरेस्ट करवाने का कहा। मूसा को अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो मूसा ने उनकी टीम को ये बताया कि इसमें मैं अकेला शामिल नहीं था, इसमें 2 लोग और थे, इन्होंने मेरा साथ दिया। 2 लोग हमिद कणवाला और समीरा संबोधा थे। दोनों ही मुंबई के जाने माने और काफी पैसे वाले लोग थे। अमित मांद्रा फेमस रेस्टोरेंट का मालिक था। ये दोनों ही साथ में एक मैग्नम नाम की कंपनी चलाते थे, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। वो काफी ज्यादा अमीर और काफी ज्यादा पैसे वाले लोग थे। उनके पास ऐसे ऐसे लॉयर और ऐसे ऐसे एडवोकेट थे कि जिनसे क्वेश्चन करना आसान बात नहीं थी। काफी ज्यादा पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना मुंह फाइनली खोल दिया, जब उनके मुंह से वो वर्ड निकला कि उसके साथ साथ एक और आदमी जुड़ा हुआ था। तो राकेश मरिया ही नहीं, उनके साथ में जो भी उनकी टीम के जो भी खड़े थे, उन्हें भी अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत राकेश मरिया को एक टोंट मारा कि आप बड़े लोगों को पकड़ते नहीं क्या। तो राकेश मरिया ने उनसे तुरंत पूछा कि कौन बड़े लोग। तो उन्होंने कहा संजू बाबा। तो उन्होंने कहा कि संजू बाबा कौन। तो उन्होंने कहा कि अरे वो ही संजय दत्त फिल्म वाला। तो राकेश मरिया ने पूछा कि वो कैसे इन्वॉल्व है इस केस में। तो जब उसने उसको सारा एक्सप्लेन किया तो राकेश मरिया को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। और फिर यहीं से इस मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में एक नए आदमी की एंट्री होती है। इसमें एक ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसके खिलाफ एक गलत सबूत और राकेश मरिया के पूरे करियर को खतरा। संजय दत्त के खिलाफ सारे प्रूफ आने के बाद और उसका पूरा ऐसा पता लगने के बाद कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने एमएनसी के एक ऑफिसर को ये सारी चीजें बता दी और ये सारी डिटेल उन्हें दे दी। एमएनसी ने पूछा कि वो बैग कहाँ है जिसमें दत्त ने हथियार रखे थे। डीसीपी मरिया कहते हैं कि अभी वो फिलहाल वो बैग उसके बेडरूम में है। ये दोनों ही ऑफिसर एक ऐसा कदम उठाते हैं कि जिस टाइम पे संजू बाबा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कि उसकी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो घर आएगा तो उसके घर की हम तलाशी लेंगे, क्योंकि सुनील दत्त उस टाइम पे अपनी सरकार के खिलाफ धरना वगैरह कर रहे थे, और यदि उसी टाइम पे ये उस चीज की तलाशी लेंगे तो इन सबको यही लगे कि ये पॉलिटिक्स के पीछे। तभी मरिया सिंह और ये दोनों ऑफिसर मिलकर एक प्लान बनाते कि जब भी संजय दत्त फ्लाइट से उतरेगा तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे।
इनके अलावा ये बात किसी को पता न चले, एमएन सिंह ने ये बात मरिया को कहा। लेकिन अगले ही पल उस न्यूज़पेपर पे अगले ही दिन एक आर्टिकल छपा होता है जिसमें लिखा होता है संजय हैज एक 56 गन। इस खबर को छापा था बलजीत कुमार ने और ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने संजय के खिलाफ पहली कोई ऐसी खबर छापी थी। इस खबर को छपते ही इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है। तो बलजीत कुमार को ये बात कैसे पता चली, ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है। वो इस इंटरव्यू में बताते हैं कि वाईसी कुमार जो इस केस में पूरा एक ऑफिसर थे, वे उनसे पूछते हैं कि सर कुछ डेवलपमेंट है। तो हड़बड़ी में वो ये बात बोल देते हैं कि एक एमपी के एक बेटे का नाम आ रहा है। अब महाराष्ट्र में एमपी तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कौन सा एमपी, यहाँ पे वाईसी पवार बात कर रहे थे। तो उन्होंने रात के समय एक ऑफिसर को कॉल किया जिसका नाम बरूफ पारथे था। बरूफ ने बलजीत से कहा कि तुम कल आ जाओ मिलने। अगले दिन जब बलजीत कुमार उनसे मिलने पहुंचते हैं तब वो ये चीज देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, लेकिन वो लंच टाइम में फ्री हो गए थे और उन्होंने उस रिपोर्टर को अपने पास बुलाया। तब बलजीत कुमार ने उनसे ये पूछा कि मैंने सुना है कि आप किसी एमपी के बेटे को उठाए क्वेश्चनिंग के लिए। तो ऑफिसर ये बोलते हैं कि अभी उठाया नहीं है, वो अभी फिलहाल विदेश में शूटिंग कर रहा है। तो यहीं पे सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि कौन है वो एमपी, इसका बेटा एक्टर है और विदेश में शूटिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए बलजीत कुमार ने संजत को फोन किया। अब यहाँ पे बलजीत कुमार संजत को जानते थे, लेकिन संजत उनकी कॉल को अवॉइड करते रहे थे। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि फिलहाल सुनील दत्त जो कि जर्मनी गए हुए हैं, सुनील दत्त थे वो जिससे मिलने गए थे उसे बलजीत भी जानते थे। जब बलजीत ने उनके पास कॉल किया कि सुनील दत्त जी यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो तो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो उन्होंने साफ सीधी बात उन्हें ये कहा कि सुनील को ये बात बोल देना कि उनके बेटे का नाम आ रहा है मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में। और सबसे जरूरी बात कि मैं उस पे एक आर्टिकल छापने वाला हूँ। अब यहीं पे संजय का फोन आता है बलजीत कुमार के पास। तो वो कहता है कि आप पापा को ढूंढ रहे थे। तो संजय कहते हैं कि क्या बात है बताइए। यहीं पे बलजीत कुमार उन्हें सारी बात बताते हैं और ये भी कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ ऐसा हथियार है तो उसे जमा करवा दीजिए। तो संजय यहाँ पे कहते हैं कि आपको इसके बारे में छापने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है। बलजीत कुमार उन्हें कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ वेपन है तो छोटा एक केस बनेगा और उसके बाद आप कुछ सालों में छूट जाएंगे। लेकिन संजय इस बात को नहीं मानते और वो इन्हें ये बात बोलते हैं कि मैंने ये खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए लिया। तो बलजीत जी उन्हें ये बात कहते हैं कि ये जो आपके पास हथियार है ना, ये डिफेंस के लिए नहीं ऑफेंस के लिए यूज होता है। तो कुछ इस तरह कन्फर्म हुआ था संजय के पास AK-56 हथियार और बलजीत कुमार जी इस आर्टिकल को छाप देते हैं। 19 अप्रैल को संजय की एक फ्लाइट लैंड करती है और लैंड करने के बाद डीसीपी मरिया और उनकी पूरी टीम उन्हें अरेस्ट कर लेती है। संजय के अरेस्ट होने के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में आ जाता है। इस वाले के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये पूरी पूरी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। हर एक अखबारों के फ्रंट पेज पे यही सारी न्यूज होती है और अब बात आती है संजय से पूछताछ करने की। शुरू में संजय कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वहीं पे राकेश मरिया जी उनके मुंह पे एक जोर से तमाचा मारते हैं। कहते हैं कि जेंटलमैन की तरह पूछ रहा हूँ तो जेंटलमैन की तरह ही जवाब दो। इसके बाद संजय दत्त उनसे यही बात कहते हैं कि सर मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद रूम से सबके सब पूरी उनकी टीम चली जाती है और फिर चालू होता है असली कंफर्मेशन शुरू। एक एक करके संजय उन्हें सारी की सारी चीज बता देते हैं। संजय की कही हुई चीज इन दोनों से ही काफी ज्यादा मैच कर जाती है। हथियार फिर भी नहीं मिलता। संजय उनसे कहते हैं कि उसने वो हथियार अपने दोस्तों के पास भिजवा दिया और उन्होंने उस हथियार को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करवा दिया है। और इतना कहने के बाद संजय के 4 दोस्तों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस कन्फेशन के बाद संजय ने राकेश मरिया जी को कहा कि डोंट टेल माय फादर। पुलिस इसी चीज के बाद उसे तुरंत कोर्ट ले जाती है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ उसे 4 से 5 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाता है। सुनील दत्त राकेश मरिया के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं। जैसे सुनील दत्त राकेश मरिया के ऑफिस में पहुंचते हैं तो संजय उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुनील दत्त जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके पाँव सुन हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी एक छोटी गलती की वजह से उनकी इज्जत और उनका बेटा दोनों उनके हाथ से चला गया है। सुनील दत्त राकेश मरिया की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब संजय दत्त उनके पैरों में गिर के वो सब चीजें बता देते हैं तो उनका पैसा और उनकी दौलत शोहरत और उनका बेटा सब कुछ मिट्टी मिल जाता है। बहुत सारे सवाल है जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि यदि संजू को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने भी थे तो उन्होंने इतने सारे हथियार क्यों रखे, वो भी AK-46 और ग्रेनेड जैसे तगड़े हथियार। नॉर्मल सी बात है, एक पिस्टल से भी काम चल सकता था, लेकिन उसका उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब वो वैन आई थी जो पूरी हथियार से भरी हुई थी जिसमें RDX रखे हुए थे और वो RDX इतने थे कि जिससे पूरे मुंबई शहर को उड़ाया जा सके,
तो उन्हें थोड़ी ही भनक नहीं लगी, या फिर आई थिंक इस चीज के पीछे एक बहुत भयानक प्लानिंग है। और एक बात, उन्होंने इस चीज के बारे में पुलिस को सही तरह से क्यों नहीं बताया, जबकि उनके फादर भी एमपी थे। यदि वो चाहते तो संत का नाम भी बाहर नहीं आता और पुलिस तक भी ये खबर पहुंच जाती, से इतने ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जाने से बच जाती। उन्होंने उसे इतना बड़ा स्टार बनाया, उन्हीं लोगों के साथ गद्दारी करके वो इतना बड़ा आदमी बना हुआ है, और लोग उसे आज भी एक सुपरस्टार की नजर से देखते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संत के हाथ भी मासूम लोगों की जानों के पीछे रंगे हुए। I hope you like and subscribe this video and share your friends and your family members। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा मेहनत जाती है इस वीडियो में। मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य है।